हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कास्टिक सोडा, जिसे नॉर्मली हम एक नाम से पुकारते हैं विच इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही। तो ये कास्टिक सोडा इंडस्ट्रियल लेवल पर खासा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी प्रिपरेशंस भी हैं और इसकी प्रिपरेशंस के लिए हम जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में कोशिश करते हैं इसको प्रिपेयर करने की। अब इसकी प्रिपरेशंस के लिए दो बड़े कॉमन मेथड्स हैं। उन दो कॉमन मेथड्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो उन दो कॉमन मेथड्स के अंदर एक दो तरह के बेसिकली सेल्स हैं। एक सेल है आपका नेल्सन सेल और एक सेल है आपका कास्नर कैलनर्स सेल। ऐसी है भाई। तो हमने कल इसका शॉर्टली इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब हम जो है वो इसके नेल्सन सेल के ऊपर चलते हैं। तो देखो नेल्सन सेल में सबसे पहले हमने बता दिया था कि इस नेल्सन सेल में जो बात होगी वो होगी ब्राइन की सूरत में। यार ये कौन है भाई X627? बेटा मैं तो मैं भी नहीं पहचानूंगा। मैं के मकसद में तो नाम लिखना पड़ता है ना। नाम चेंज कर लो जल्दी से। तो कहानी ये है दैट कि हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना है और बात आगे बढ़ाते हुए हमें नेल्सन सेल को लेके चलना है। तो कल हमने नेल्सन सेल का एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन लिखा था। आज हम बात करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन पे। दैट नेल्सन सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात, मैं इसे पॉइंट्स में लिखवा दूं या पैराग्राफ में लिखोगे? बताओ मुझे कैसे अच्छा है। पॉइंट्स में लिखवा दूं या पैराग्राफ में? सर पॉइंट्स पॉइंट्स में लिखवा दूं। चलो पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम के साथ बात करेंगे। लिखो सबसे पहले, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इट इज एन electrolytic cell consist of it is an electrolytic cell consist of u-shaped perforated P-E-R-F-O-R-A-T-E-D u-shaped perforated vessel which acts as cathode. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the cathode is lined with the cathode is lined with asbestos, A-S-B-E-S-T-O-S, asbestos on the inner wall of the U-shaped vessel. Full stop. Third point, the central graphite rod acts as the central graphite rod acts as an anode. The central graphite rod acts as an
एनोड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the cathode and anode, the cathode and anode are separated by the cathode and anode are separated by the asbestos layer. The asbestos layer. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट used in the cell, the electrolyte used in the cell is brine. The electrolyte used in the cell is brine. ब्रैकेट में लिख लो concentrated solution of NaCl. Concentrated solution of NaCl. हो गया भाई, लिख लिया सबने? यस सर। एक काम कर दो, कस्मा, कस्मा एक काम करो, ये सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट कर दो, जरा सुन लें सब जल्दी से, एक बार रिपीट कर देना बेटा। Okay, sir. It is an electrolytic cell consisting of U-shaped perforated vessel which acts as cathode. The cathode is lined with asbestos on the inner wall of the U-shaped vessel. The central graphite rod acts as an anode. The cathode and anode are separated by the asbestos layer. The electrolyte used in the cell is brine, concentrated solution of NaCl. हो गया भाई, चलो आ जाओ। अब हम देख लेते हैं अपनी कहानी को आगे। पहले जरा इसकी कंस्ट्रक्शन को हम एक बार अपने पास बना लेते हैं सेल को। सबसे पहले बताया गया कि ये जो सेल है, ये इसमें एक यू शेप्ड वेसल है, ऐसी बताया गया सवाल में जो हमने पॉइंट्स लिखे। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड वेसल, ऐसी है, स्टील वेसल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील वेसल, परफोरेटेड वेसल है बेसिकली। कौन सी वेसल है ये? परफोरेटेड वेसल है। परफोरेटेड के माने क्या होते हैं भाई, कोई बताएगा मुझे? सर जिसमें पोर्स हो, जिसमें पोर्स होते हैं, जिसमें होल्स होते हैं। परफोरेटेड प्लेट या परफोरेटेड शीट की सबसे कॉमन एग्जांपल आपके घर में वॉश बेसिन में लगी हुई जाली होती है, वो आपकी परफोरेटेड प्लेट होती है, सही है। तो ये जो परफोरेटेड प्लेट मैंने इस वक्त बनाई है, ये बेसिकली क्या है? कैथोड है। ये क्या है हमारे पास? कैथोड है। अच्छा, इस परफोरेटेड प्लेट के ऊपर, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली परफोरेटेड प्लेट के आगे हमारे पास एक और लेयर है, और ये है एस्बेस्टॉस लेयर। कौन सी लेयर है ये? एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस का लफ्ज आपने कहीं पढ़ा है कभी? हाँ भाई, किसी ने पढ़ा है एस्बेस्टॉस का लफ्ज? किसी ने नहीं पढ़ा? एस्बेस्टॉस बेसिकली एक सिलिकेट होता है। क्या होता है? एक सिलिकेट होता है एस्बेस्टॉस। इस सिलिकेट के अंदर ये बेसिकली सिलिकॉन से बनने वाला एक कंपाउंड होता है। इसे हम दूसरा नाम डायफ्राम भी कहते हैं। डायफ्राम या एस्बेस्टॉस लेयर नाम दिया जाता है इसे। ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ सेपरेटिंग लेयर, एक सेपरेशन जनरेट करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
अच्छा मैं हाईलाइट करता चलूं, ये हमारे पास क्या था, कैथोड परफोरेटेड स्टील वेसल, एस्बेस्टॉस आ गया। फिर क्या बताया गया, एक इनर, कौन सी रॉड है, ग्रेफाइट। आज काफी चीजें हैं जो सीखने की हैं, तो जरा दिमाग लगा के सबने चलना है अपना, सही है। ये हमारे पास एक रॉड है जो बेसिकली ग्रेफाइट की है, विच एक्ट्स एज एनोड। ये काम करेगी एनोड की तरह, ये ग्रेफाइट की एक रॉड है। सेल को कंप्लीट कर देता हूं मैं। ये है कंप्लीट हमारे पास एक डायग्राम इस सेल की, बात समझे। जरा पहला पॉइंट मुझे कोई पढ़ के बता दे, क्या लिखा था हमने। आवेद, आवेद तुम पढ़ो, आवेद पहला पॉइंट पढ़ो, शाबाश। आवेद का माइक नहीं खुल रहा आज। अच्छा यार कोई भी पढ़ दो यार, पहला पॉइंट जल्दी पढ़ दो। An electrolytic cell consists of U-shaped perforated vessel which acts as cathode. रुक जाओ, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती हैं बेटा तीन अहम चीजें। कितनी अहम चीजें होती हैं? तीन। एक उसमें होता है आपके पास कैथोड एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड्स, दूसरा आपके पास होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरी आपके पास होती है बैटरी। तो उसे नाम दिया जाता है सेल का, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। दूसरा पॉइंट क्या था, हमने इसी पॉइंट के अंदर बताया कि ये एक स्टील वेसल है, जो परफोरेटेड स्टील वेसल है। ये परफोरेटेड स्टील वेसल काम कर रही है एज अ कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव टर्मिनल। एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो जरा जल्दी से। सर मैंने आपको भेज दिया नेक्स्ट पॉइंट, मेरा माइक नहीं खुल रहा था, माजरत खाऊं। खैर 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 वाली बात है, मैं पढ़ने का होता तो बाबू मैं खुद सुना देता, ऐसी की बात थोड़ी, मुझे सुनना है ना, सब सुनते रहे और मैं बताऊंगा उस बात पे। खैर वाली बात है। अभी पढ़ लो यार, कोई जरा जल्दी से पढ़ दो। सेकंड पॉइंट क्या है, किसका जिक्र है सेकंड पॉइंट में? The cathode is lined with asbestos on the inner wall of the U-shaped vessel. और मैंने बॉक्स में लिख दिया है सेकंड पॉइंट। अच्छा अच्छा सही है। कैथोड इज लाइंड, कैथोड जो है वो लाइंड हुआ हुआ है, कैथोड के ऊपर एक लेयर और लगी हुई है। इस बेसिकली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कहते हैं यू ट्यूब कहते हैं। ये वो वाला यूट्यूब नहीं है। सर ने क्लास 7 बजे कर दिया, एक्स्ट्रा क्लास अभी। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? ये जो स्टील वेसल है, परफोरेटेड स्टील वेसल यू शेप्ड, इसके ऊपर एक और यू शेप के अंदर आप लेयर को फिट करते हैं, लाइंड करते हैं, वो होती है डायफ्राम। क्या होती है वो? डायफ्राम होती है, जिसे हम एस्बेस्टॉस भी नाम देते हैं। ये बेसिकली एक सिलिकेट होता है जिसमें से लिक्विड जो है वो पास हो जाता है, स्लोली स्लोली, सीपिंग जरूर होती है, और ये सेपरेशन के तौर पे इस्तेमाल करा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आमने सामने आ जाएंगे। ये है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। सिर्फ इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पर इसको सेपरेशन लेयर की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ दे कोई। एनोड वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया, देयर इज अ सेंट्रली ग्रेफाइट रॉड which is named which is used as an anode। ये ग्रेफाइट रॉड है। आगे चलते हैं, और क्या चीज है? The fourth point में भी यही बात हो रही कि जो separate हुआ है asbestos layer से, वो पढ़ूं फिर? इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखवाया? Cathode electrolyte last point है। अच्छा, The electrolyte used in the cell is brine. हम यहाँ पे अंदर यूज कर रहे हैं एक सॉल्यूशन। अंदर हम एक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, उसे नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट का हम उसे नाम दे देते हैं जो सॉल्यूशन हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम इंडोर। से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाह रहा हूँ।
आवाज आ रही है तुम लोगों को? जी सर। मेरी आवाज बंद हुई थी 2 मिनट के लिए क्या? जी सर हुई थी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं हमारे पास कोई एरर दे रहा है, जूम की फाइल क्रैश हो गई, क्या गरीब हो गया पता नहीं। बहरहाल ये यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सही। इस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। कैथोड और एनोड है, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि किसी बैटरी से कनेक्ट हैं। अब जरा कहानी को बहुत गौर से सुनना। मैंने क्यों यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल किया? आपने अपनी 9th क्लास के अंदर ड्राई सेल पढ़ा था, विच इज ऑल्सो अ सिंपल सेल। आपने यही जो है वो 9th क्लास के अंदर कास्टर कैलनर सेल भी पढ़ा था। तो आपने ग्रेफाइट रॉड को क्यों इस्तेमाल किया? क्या वजह है? देखो एक बात याद रखो, ग्रेफाइट जो होता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है इनर्ट? कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स? इनर्ट गैसेस सुना है ना या नहीं सुना? इनर्ट गैसेस किन्हें कहते हैं? नोबल गैसेस को। नोबल नोबल। गैसेस। क्यों कहते हैं उनको इनर्ट गैसेस? क्योंकि वो सर रिएक्शन वो अपनी, रिएक्शन नहीं करती। वो तो वो that's रिएक्टिव good, नहीं होंगी। वो रिएक्टिव नहीं होती, रिएक्टिविटी नहीं करती, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस नहीं होते। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी ऐसे ही होते हैं जो हाईली रिएक्टिव नहीं होते, हाईली रिएक्टिव नहीं होते। इसलिए हम जो है वो ग्रेफाइट को यूज करते हैं ताकि अंदर सॉल्यूशन में इंटरेक्शन ना हो जाए। अगर मैं यहाँ पर कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोड यूज करूंगा, कोई मेटल इलेक्ट्रोड यूज कर लूं, कॉपर की प्लेट यूज कर लूं, तो यहाँ पर हो सकता है अंदर क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा। बात समझ आ मेरी? क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। रिएक्टिव मेटल का अगर मैंने इलेक्ट्रोड यूज कर लिया तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? बात यहां तक सबको समझ में आ गई? यस सर। यस चलो आ सर। जाओ, कहानी में थोड़ा सा अब आगे की जाने पड़ते हैं। मैं पहले क्योंकि डायग्राम चूंकि मैं बना चुका हूं तो मैं पहले समझाना चाहूंगा कि डायग्राम की मदद से होगा क्या, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज पर चलेंगे। अपनी वर्किंग वगैरह हम बाद में लिखेंगे, पहले हम डायग्राम समझ लें या पहले वर्किंग लिखवा दूं? क्या करूं बताओ जल्दी से? पहले वर्किंग लिखवा दूं या डायग्राम समझा दूं? डायग्राम समझा दो। डायग्राम समझा दे पहले। ताकि फिर हम जो है वो एक बार में लिखेंगे वर्किंग, तो आपको एक रिवीजन भी आ जाएगा। सुनो जरा होता क्या है। ये है कंसेंट्रेटेड, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है मेरे बेटों बेसिकली कंसेंट्रेटेड NaCl। क्या है? NaCl। कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था दो तरह के सॉल्यूशंस आपके पास पाए जाते हैं, एक होते हैं कंसेंट्रेटेड और एक होते हैं आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कंसेंट्रेटेड के अंदर वो जो सॉल्ट या वो जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वाटर, सही। और जो डाइल्यूट होते हैं उसके अंदर आपके पास वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और दूसरे सॉल्ट सब्सटेंस का या जो भी सब्सटेंस आप डिसॉल्व करा रहे हो उसका अमाउंट कम होता है। तो ये कंसेंट्रेटेड है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि ब्राइन है। तो ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्ट की मकदार ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वाटर इस सॉल्यूशन को बनाने में। हमने इस सॉल्यूशन को डाल दिया सेल में। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की सूरत में क्या होगा आओ देखते हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ये था NaCl। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, क्या बन जाएगा ये? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसी होगा या गलत कह रहा हूं मैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। मैंने रिएक्शन को इस डायरेक्शन में रखा है। यस सर। नमक का पानी था, कौन सा पानी था ये? नमक का पानी। नमक का पानी था, नमक टूट गया, क्या बचा बताओ? नमक, नमक टूट गया। नमक का पानी था, नमक टूट गया, क्या बचेगा बताओ? पानी। सर पानी। पानी। पानी भी तो बचा है। अगर एक सब्सटेंस ये आयोनाइज हो रहा है यानी कि NaCl है, ये आयोनाइज हुआ है, तो क्या वाटर आयोनाइज नहीं होगा? वाटर आयोनाइज होगा या नहीं होगा? पहले ये दोनों बातों में से हाँ या ना का जवाब होना चाहिए। क्या वाटर आयोनाइज होगा या नहीं होगा? सर होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वाटर भी आयनाइज होगा। आओ देखते हैं। H2O था, रिएक्शन हुआ, H पॉजिटिव निकला प्लस
OH नेगेटिव निकला, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यही बात है। इस जगह पर अंदर कितनी चीजें थी? दो चीजें। कितनी चीजें थी? दो चीजें थी आपके पास। तो इन दो चीजों के अंदर हुआ क्या? इन दो चीजों में दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनना स्टार्ट हो गए। बात यहां तक क्लियर है? अब पॉजिटिव आयंस कौन से टर्मिनल, पहले मैं नेगेटिव आयंस की बात कर लूं, नेगेटिव आयंस कौन से टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करते हैं बताओ? सर एनोड। एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे। यानी कि ये जो आपकी ट्यूब है, ये जो आपकी सेंट्रल रॉड है, नेगेटिव आयंस कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास एक नेगेटिव आयन ये है, हमारे पास एक नेगेटिव आयन ये है, ऐसी है। यही दो आयंस हैं आपके पास जो नेगेटिव फॉर्म में, क्लोरीन नेगेटिव और OH नेगेटिव। बताओ इस पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सा आयन जाएगा? क्या Cl नेगेटिव जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा? सर Cl। क्यों? OH क्यों नहीं जाएगा? सर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और कोई जवाब? सर क्लोरीन का आयन रिएक्टिव है। अच्छा, और कोई जवाब? बस दो जवाब है, एक रिएक्टिविटी और एक आयन रिएक्टिव है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक आयन रिएक्टिव है। इसके अलावा कोई जवाब? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है? इतने सारे बच्चे हो यार माशाल्लाह से तुम लोग, किसी के पास कोई जवाब नहीं है? राना, अनस, शारिक, नूरुस्सबा, मारूक, कस्मा, आयशा, आवेद, अनुषा, सर किसी के पास जवाब नहीं है? क्यों जाएगा क्लोरीन और क्यों नहीं जाएगा OH? बता दो। सर आपने प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल के वक्त यही इस तरह का एक्सपेरिमेंट कराया था, तो आपने बोला था कि OH जो होता है वो इतना रिएक्टिव होता है कि वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। नहीं 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 Related होगा। नहीं नहीं नहीं, there is a difference, there is a difference मेरा बेटा, there is a difference. Na positive, it is a sodium ion, it's not a sodium metal. sodium metal और sodium ion में बहुत फर्क होता है। मेरा पूछने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव है। इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो उस पे अरे मेरे दोनों में से कोई बच्चों, नहीं तुम लोग या तो मेरा सवाल नहीं समझ रहे या आज शायद मैं समझा नहीं पा रहा अपनी बात। मैंने ये कहा ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन एनोड के तौर पर काम तो करेगा ना, नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किसी सब्सटेंस को आयोनाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन ब्रेक डाउन करते हुए हमने देखा कि NaCl भी था और H2O भी था, दोनों ब्रेक डाउन हुए, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, ये दोनों चीजें मेरे पास बनी है। नहीं आ रहा जवाब? जवाब नहीं आ रहा? ऐसे मैं बताता हूँ, सुनो। सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर ऐसा तो नहीं है कि क्लोरीन एनोड पर जाएगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल स्टेट में गैस होकर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता वहां पे। तो ये OH की बात करूं मैं। OH जाएगा कि नहीं जाएगा? तुमने बात आधी सही कर ली, लेकिन तुम कहानी कहीं और ले गई। तुम्हारा मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ कि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही नहीं, तो ये OH है, तो सर ये क्या बन सकता है? तो टूटेगा ही नहीं। मैं कहानी समझा रहा हूँ, देखो मैंने क्या कहा था, ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कंसेंट्रेटेड NaCl, इट मींस इट्स अ ब्राइन, इट्स अ ब्राइन। माइक खोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तुम लोगों की आवाज चाहिए मुझे पता रहे कि तुम लोग साथ साथ सुनते और बोलते जा रहे हो। ये जो अंदर सॉल्यूशन था ये है कंसेंट्रेटेड NaCl, कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था। और मैंने बताया कि कंसेंट्रेटेड हम तब कहते हैं जब वाटर की क्वांटिटी कम हो और दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में पानी कम है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा है। देखो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली समझाया जाता है, मैं आपको ये बात समझाऊं। फर्स्ट ईयर में तुमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 7 में आती है। हाँ
सर अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने कहा कि आपकी फर्स्ट आवाज- ईयर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो पढ़ी थी। यस सर। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना, एनाइंस और कैटाइंस दोनों की होती है। कॉमनली जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा कैटाइंस की पढ़ जाते हैं, हम एनाइंस की नहीं पढ़ते। अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है, इफ इट इज अ नॉर्मल सॉल्यूशन, तो हमेशा OH जाता है पहले, दूसरा कोई भी सब्सटेंस। अगर कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी है, सल्फेट तो जाता ही नहीं है, नाइट्रेट तो जाता ही नहीं है। अगर OH और Cl या OH और Br के दरमियान कंपटीशन करा दिया जाए एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा है, तो हमेशा वहां पर एनोड पे सबसे पहले जाएगा OH। सबसे पहले क्या जाएगा? OH जाएगा। क्या जाएगा? OH। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं, कंसेंट्रेटेड है, तो जो दूसरी चीज होगी OH के अलावा, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो, मैं सिर्फ दो का नाम ले रहा हूं, मैं सल्फेट्स नाइट्रेट्स इनका नाम नहीं ले रहा हूं, कार्बोनेट्स का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे वो OH के अलावा चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, वो जाएगा अगरचे ये सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड है। वजह क्या है मैं बताता हूं। देखो ये जो एनाइंस होते हैं ना बेटा, जो एनाइंस होते हैं, ये एनाइंस का एक काम ये होता है कि ये एनाइंस जितनी ज्यादा तादाद में होते हैं तो ये जाकर जमा हो जाते हैं एनोड के गिर्द। अगर ये एनोड के गिर्द जाकर जमा हो गए तो अगले को आने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी बताओ? अगर इन्होंने पूरे एनोड को कवर कर लिया, क्या जगह मिलेगी अगले को आने की? है? नो सर। नहीं मिलेगी जगह ना, तो ये पूरी इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको इसको कवर करना है, सो यू नीड द स्ट्रेंथ, आपको एक तादाद चाहिए, आपको नंबर ऑफ आयंस चाहिए बहुत ज्यादा। तो इस सूरत में अगर ये कंसेंट्रेटेड है तो नंबर ऑफ आयंस किसके ज्यादा होंगे? क्या क्लोरीन के आयंस ज्यादा होंगे या OH के आयंस ज्यादा होंगे? जल्दी बताओ। सर क्लोरीन। क्लोरीन। तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले कौन पहुंचेगा? क्लोरीन। क्लोरीन। OH क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि आपके पास इसका जवाब ये होना चाहिए, सर पहली बात ये सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड है, एंड व्हेन वी आर यूजिंग अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सो इट्स अ मस्ट कंडीशन दैट द अदर ion except OH, the other ion except OH will go first towards the positive terminal. बात समझ में आती है? बात यहां तक समझ में आ गई? सर ये जवाब चाहिए जल्दी। क्लोरीन और ब्रोमीन में होगा। मैंने सुनी नहीं बात अभी, जिसने कुछ कहा मैंने सर सुनी ये नहीं जो बात। फ्रॉम है ये हाँ, सिर्फ शारिक क्लोरीन बोलो। और ब्रोमीन में होगा। सर ये मैं बोल आवाज- रहा हूँ कि ये जो होगा ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन में होगा। हाँ, क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर ही होता है, क्योंकि हम एनाइंस जो कॉमन पढ़ते हैं ना, वो यही दो होते हैं जो डिस्चार्ज होने वाले होते हैं। सही, यही दो होते हैं जो डिस्चार्ज होने वाले होते हैं, जिनके गैस की फॉर्म में लिबरेट होंगे या सेपरेट होंगे आपके पास ना। बाकी हम नॉर्मली। सर? जी बेटा बोलिए। सर फिर OH आयंस कहाँ जाएंगे? अभी आ रहा है ना, कहानी, फिल्म थोड़ी खत्म हुई, अभी तो इंटरवल भी नहीं आया, फिल्म खत्म ही नहीं हुई अभी। तो भैया यहां से क्लोरीन चला गया, यहां से क्लोरीन चला गया। क्लोरीन कहां गया? क्लोरीन पहुंचा इस पॉजिटिव टर्मिनल पे, क्लोरीन पहुंचा इस पॉजिटिव टर्मिनल पे। हम जानते हैं क्लोरीन पहुंचा, क्लोरीन था नेगेटिव आयन, क्लोरीन था नेगेटिव आयन, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कर दिया लूज, और जैसी इलेक्ट्रॉन लूज करा तो वो हो गया Cl यानी कि न्यूट्रल। अब एक क्लोरीन ने देखा यार मैं न्यूट्रल, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तुम भी न्यूट्रल, तुम्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए, आओ दोनों मिल जाते हैं। तो एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन को अपने साथ जोड़ा और वो बन गया Cl2। क्या बन गया? Cl2। अब ये है क्लोरीन गैस। क्या है ये? क्लोरीन गैस, जो कि इस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, तो ये बबल्ड अप हो जाएगी ऊपर की जानिब। बबल्ड अप मतलब बबल्स बनाकर ऊपर की जानिब निकल जाएगी, और ये क्लोरीन गैस इस पाइप के जरिए से बाहर निकल जाएगी। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी? यस सर। सही, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लोरीन चला गया, रह गया कहानी में OH। क्लोरीन की कंसेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है, क्लोरीन जाता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जरा पॉजिटिव आयंस में, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। बताओ इन दोनों में से कौन जाएगा आगे? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो ये जो आपका कैथोड है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, इस पे कौन जाएगा? क्या Na पॉजिटिव जाएगा या H पॉजिटिव जाएगा? दोनों में से कौन जाएगा बताओ जल्दी से। सर Na पॉजिटिव। सर Na पॉजिटिव।
Na पॉजिटिव जाएगा। चलो एक छोटी सी बात मैं लिख रहा हूं इस जगह, साथ साथ लिखना मेरे, साथ साथ लिखना, जरा थोड़ा मामला नाजुक है इसके। आपके पास आएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस, ये लिखते जा रहे हैं साथ साथ मेरे आप? यस सर। हाँ भाई लिख रहे हो साथ साथ, ये नहीं लिख रहे? मैंने लिख रहे हैं लिखा सर। कल कल नसीमा के मंगेतर अली कल्लू फिरोज सलमान पब्बू। कल नसीमा के मंगेतर अली कल्लू, एक रह गया देखो बीच में से, मैं एक भूल गया, यहां से एक रह गया, यहाँ फिरोज से पहले एक रह गया है। हाँ, अली कल्लू जैन फिरोज सलमान पब्बू, यहां तक लिख लिया। इसके आगे बात करें, इसके आगे मैं इस जगह कर रहा हूं, हैदराबाद से लाए सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड और सबसे महंगा प्लैटिनम या पैडलम। अब जरा साथ साथ देखते जाओ, मैं इसको सी कर दूं, एक छोटी सी गलती है, जरा ये के की जगह सी ए कर लेना। कल नसीमा के मंगेतर अली कल्लू जैन फिरोज सलमान पब्बू हैदराबाद से लाए सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड, सबसे महंगा प्लैटिनम या पैडलम। आओ अब हम इस चीज को समझते हैं कि ये कहानी में है क्या। ये है कोई एलिमेंट्स, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो मैं समझाने जा रहा हूं इस वक्त तुम लोगों को ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है भाई, ये कल में जो है, कल, कल का मतलब है पोटेशियम, पोटेशियम। ए। नसीमा, नसीमा मतलब ना, यानी के सोडियम। कल नसीमा के, ये ए लिखा हुआ था ना, तो ये कल नसीमा के। सी ए मतलब क्या है भाई, कैल्शियम। कल नसीमा के मंगेतर, मंगेतर में एम और जी ले लो तो क्या बन गया, मैग्नीशियम। ऐसे मंगेतर, उसके बाद है अली, अली में से एल ले लो यानी के एल्यूमिनियम। फिर आ जाओ ये कल्लू, कल्लू बेसिकली के से होता है, हमने इसको सी से लिख लिया क्योंकि हमारी मजबूरी है, तो सी ले लो यानी कि कार्बन। फिर जैन, जैन में जेड और एन ले लो, ये बन गया जिंक। फिर आ जाओ फिरोज, फिरोज में से एफ ई ले लो, ये बन गया आयरन। फिर आ जाओ सलमान, ये आ गया आपके पास एस एन, सही है, 10 आ गया। फिर पब्बू, इसमें से ले लो पी और बी, ये बब्बू नहीं है, इट्स पब्बू, सो पी इस वजह से लगाया है ताकि हमें लेड बन जाए, पी भी हो गया। हैदराबाद से लाए, हैदराबाद में क्या है, हाइड्रोजन, हैदराबाद में क्या है, हाइड्रोजन। फिर आपके पास सिंपली सिंबल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम और पैडलम। एक बार पढ़ के सुना रहा हूं, जरा गौर से सुनो।
कल, नसीमा, के, मंगेतर, अली, कल्लू, जैन, फिरोज, सलमान, पब्बू, हैदराबाद से लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और पैडलम। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी एन सीक्वेंस चल रही है। बात समझ रहे मेरी? ये एक सीक्वेंस चल रही है, ये रिएक्टिविटी के हिसाब से चल रही है सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस ऐसे रिएक्टिविटी बढ़ रही है। रिएक्टिविटी क्या है? बढ़ रही है। सीक्वेंस ये है रिएक्टिविटी की भी। और अगर ईज की बात करूं, ये रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। लेकिन अगर मैं ईज की बात करूं कि ईजी कौन है, यानी कि आयोनाइज होने के बाद जो डिस्चार्ज होगा, जो डिपॉजिट होगा इनमें से, उसकी ईज क्या है? जैसे जैसे नीचे उतरूंगा ईज कम होती जाएगी, ईज बढ़ती जाएगी और रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे नीचे उतरूंगा आपकी ईज बढ़ती जाएगी और रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम और कैल्शियम है, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, बल्कि ये तो बड़ा काफी कम पोटेंशियल आएगा। सोडियम और जिंक है, सोडियम और जिंक, सोडियम और जिंक है एक जगह मौजूद, दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों को नेगेटिव टर्मिनल पे जाना है, तो दोनों में से कौन जाएगा? सोडियम जाएगा, जिंक जाएगा? सर सोडियम जाएगा। सर जिंक। कौन जाएगा? जाएगा। आवाज नहीं आई थी मुझे, अभी किसी ने कुछ बोला था लेकिन मुझे आवाज नहीं आई थी। कौन जाएगा भाई? सोडियम जाएगा, जिंक जाएगा?